स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को ट्रीट किस तरह से किया जाता है, मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। सो देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेस जिन्हें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि किस अप्रोच में क्या जो तरीक़ाकार है यूज़ किया जा रहा है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट अप्रोच हमारे पास आती है मेडिकेशन। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो काफ़ी मदद देती है स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स को रिड्यूस करने में, और इसके अलावा जो उनके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन जो जिनकी लेवल इम्बैलेंस हो जाती है, तो उन्हें बैक टू नॉर्मलाइज करने के लिए भी हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, तकरीबन 1 से 2 साल तक चलता है और इससे इम्प्रूवमेंट इमीडिएट नज़र नहीं आती। तकरीबन इम्प्रूवमेंट नज़र आने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो अक्सर फैमिलीज़ जो होती है, पेशेंट की फैमिलीज़, वो अक्सर ये कंप्लेंट लेके आती है कि अब तक जो है इतनी टाइम से वो दवाइयाँ ले रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो इसलिए क्योंकि इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेशेंट और उसकी फैमिली जो है सब्र का मुज़ाहरा करे। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं उनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि इंसोमिया हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, उन्हें हाइपरसलाइवेशन हो सकता है, लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं, ठीक है ना? लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए अगर पेशेंट की फैमिली उसकी दवाइयाँ रोक देती है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है? तो हम दवाइयाँ कभी भी नहीं रोकते। इसके अलावा एक ऐसा पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का जो कि काफ़ी सीवियर केस है, तो ऑब्वियस बात है इतनी सीवियर कंडीशन में आ रहा है तो वो कभी भी ओरल मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एंटीसाइकोटिक इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना? इसके बाद आने वाली अब जितनी भी अप्रोचेज़ हम लोग पढ़ेंगे, वो सब इसके बाद से शुरू होती हैं। यानी मेडिकेशन को मैंने फर्स्ट अप्रोच पे इसलिए रखा है क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिकेशन के बगैर हम लोग जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, उस पे कोई भी थेरेपी अप्लाई नहीं की जा सकती। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि मैंने मेडिकेशन को फर्स्ट अप्रोच पे क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि मेडिकेशन के बाद ही बाकी सारे ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ शुरू होते हैं, ठीक है ना? अभी आगे जितने भी ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हम लोग पढ़ेंगे, थेरेपीज़ या जो भी आगे आएँगी, वो सब तभी मुमकिन है कि हम एक पेशेंट में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो मेडिकेशन लेके आया हो या मेडिकेशन के साथ उसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा हो, ठीक है ना? तो मेडिकेशन के बगैर हम आगे से उसका इलाज कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है? सेकंड हमारे पास जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो है ईसीटी। ईसीटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है कि जब आपके पास स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट काफ़ी सीवियर कंडीशन में आ रहा है या एक्यूट फेज़ में है, तो उस वक़्त हम उस पेशेंट को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ईसीटी उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई क्यों की जाती है? इसलिए कि जब अगर एक्यूट फेज़ वाले पेशेंट में आप दूसरे ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ अगर उस पे अप्लाई करोगे तो वो कभी भी आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और ना ही ओरल मेडिकेशंस लेता है। तो हमारे पास वाहिद एक यही रास्ता होता है कि हम उस पे ईसीटी अप्लाई करें। अब क्या है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ एक स्कीमा बन चुका है कि ईसीटी जिस शख्स पे अप्लाई कर दी जाती है उसे पागल टैग कर दिया जाता है। मतलब कि उस शख्स का फिर फ्यूचर बर्बाद, उसे सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, लोग दूर हो जाते हैं, शादी नहीं हो पाती और अगर शादीशुदा है तो उसकी डिवोर्स हो जाती है और फिर ऐसे लोगों को जॉब्स कोई नहीं देता। तकरीबन उस शख्स का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है क्योंकि लोग उसे पागल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस स्कीमा को हम ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ईसीटी क्या है? एक ट्रीटमेंट अप्रोच है जो कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उससे नॉर्मल करने के लिए यूज़ की जाती है। होता क्या है कि हम पेशेंट पे एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं और माइन्यूट करंट जो है उसके फोरहेड से पास किया जाता है ताकि उसके जो ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हो चुके हैं उन्हें बैक टू नॉर्मलाइज़ किया जा सके, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, जब करंट उनके फोरहेड से पास होता है तो उनकी बॉडी को सीज़र पड़ते हैं। तो इसे सिर्फ एक ट्रीटमेंट अप्रोच ही कंसीडर करना चाहिए, ना कि ये कि जिस पर ये अप्लाई हो जाए वो पागल है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड हमारे पास अप्रोच आती है इलनेस सेल्फ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या करना होता है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर इंसाइट पैदा करनी होती है उसकी बीमारी के बारे में,
उसके सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है ना? ताकि जब जब वो उस बीमारी से या उन सिम्पटम्स से दोबारा अगर सफ़र करे तो उसे किस तरह से अपनी मदद खुद करनी है, कैसे उस जगह से उसे अपनी मदद आप निकलना है। क्योंकि हम जानते हैं कि सब में पोटेंशियल है, तो उसमें भी पोटेंशियल है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। तो यहाँ पे हम उसी के अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करते हैं ताकि वो अपनी मदद खुद कर सके, कैसे अपनी बीमारी से उसे डील करना है। तो यहाँ पे उसे ट्रेनिंग दी जाती है, 3 तरह की स्किल्स उसमें पैदा की जाती है। नंबर 1 इज़ कॉपिंग स्किल्स, सेकंड इज़ रिलैप्स प्रिवेंशन एंड थर्ड इज़ सोशल स्किल। कॉपिंग स्किल्स में हम उसे सिखाते हैं कि लाइफ स्ट्रेसर से किस तरह डील करना है, कैसे उन्हें कॉप अप करना है, ठीक है ना? और याद रखें कि मेडिकेशंस के बगैर ये सारे जितनी भी अप्रोचेज़ हैं वो नामुमकिन है। तो मेडिकेशंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, उस पेशेंट की मेडिकेशंस भी साथ-साथ चल रही हैं और ये सारे ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ भी साथ-साथ चलेंगे, ठीक है ना? उसके अलावा रिलैप्स प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि हम उसे बताते हैं उन सिचुएशंस को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करें जिनकी वजह से उसकी सिम्पटम्स ट्रिगर होते हैं, ठीक है? और फिर उन्हें कोप अप करने की कोशिश करें। थर्ड वन इज़ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में हम उसके रिलेशनशिप्स जो हैं बिल्ड करते हैं दूसरों के साथ और उससे बताते हैं कि किस तरह वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली रह सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं। फोर्थ हमारे पास अप्रोच आती है फैमिली थेरेपी या फैमिली इंटरवेंशन। फैमिली इंटरवेंशन अ काइंड ऑफ काउंसलिंग जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है पेशेंट के साथ-साथ उसकी फैमिली को भी इंक्लूड करता है। ये तकरीबन 3 माह तक या 1 साल 3 माह से लेके 1 साल के दौरानिए तक चलती है जिसमें तकरीबन 10 सेशंस रखे जाते हैं पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ। फैमिली थेरेपी के गोल्स क्या होते हैं? फैमिली थेरेपी का मकसद ये होता है कि पेशेंट और उसकी फैमिली के अंदर इंसाइट डेवलप करते हैं हम पेशेंट की इलनेस के बारे में, उसके सिम्पटम्स के बारे में और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है ना? हम उन्हें बताते हैं कि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करेंगे अपने पेशेंट के साथ, उसे लव, केयर और सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक चाहे साइकियाट्रिस्ट उसका इलाज करे, साइकोलॉजिस्ट करे, सब बेकार है। क्योंकि फैमिली और उस फैमिली का एनवायरनमेंट दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उस पेशेंट को डील कर रहे होते हैं अच्छे से, लेकिन अगर उसकी फैमिली और उसका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको अटेंशन नहीं दी जाती, उसकी कोई घर में अहमियत नहीं है, उसको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि उसका सारा ट्रीटमेंट बेकार चला जाता है। उस पेशेंट वो मज़ीद जो पेशेंट है वो आइसोलेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और इनमें रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं बजाय इम्प्रूवमेंट आने के। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिल्ड करें, ठीक है? और ये एक तरह का टीम वर्क होता है जिसमें फैमिली को ये बताया जाता है कि आप अगर हमारे साथ ताउन करेंगे तब ही इस पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है? तो ये एक इनसाइट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है फैमिली के अंदर, वरना जो है हम पेशेंट को कभी भी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं कर सकते। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग हमारे पास ये फ़िफ्थ अप्रोच आती है। ये हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हमने स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था, तो उसके नेगेटिव सिम्पटम्स अगर आपको याद हों, तो मैंने आपको बताया था ये लोग सोशली विथड्रॉल कर जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, लोगों से इनका इंटरैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और एक इनका सिम्पटम था एलोजिया, यानी इनके अंदर से कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस अप्रोच के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उनके अंदर यही स्किल्स दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको हम लोग एक्सपोज़र करवाते हैं उनकी फैमिली के साथ, फिर उनके फ्रेंड्स के साथ, फिर उनकी सोसाइटी के साथ। जिससे क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों से जब वो एक्सपोज़र लेगा, फिर वो बाहर की दुनिया से एक्सपोज़र लेगा, ठीक है? तो हम उनको पहले स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज़र करवाना सिखाते हैं और फिर उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करते हैं। क्योंकि उनके अंदर से इमोशनल एक्सप्रेसिविटी ख़त्म हो चुकी होती है, जेस्चर्स वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, रेसिप्रोकल कन्वर्सेशन का उन्हें आइडिया नहीं होता। रेसिप्रोकल कन्वर्सेशन क्या होती है कि अगर आप उन्हें सलाम करते हैं, तो वो आगे से जवाब नहीं देते, स्पीच पॉवर्टी की वजह से। और उन्हें ये भी नहीं आइडिया होता है कि किसी से कन्वर्सेशन किस तरह इनिशिएट करना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर सिखा रहे होते हैं बाय यूजिंग बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़। बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन सी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, टोकन इकोनॉमी और मॉडलिंग। इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए हम इनके अंदर
सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स जो है पैदा करते हैं और इनके अंदर जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स है वो सब जो है इन्हें अनलर्न करवाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच आती है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कंडक्ट करते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसका मकसद ये होता है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप की जा सके जिसके बाद वो अपने गोल डायरेक्टेड या पर्पसफुल एक्टिविटीज़ खुद से कर सके, अपने काम खुद से अंजाम दे सके, ठीक है? तो वो लोग जो कि डेवलपमेंटल, फिज़िकल या साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, हम उनके ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के गोल्स क्या-क्या होते हैं कि उनके गोल्स ये होते हैं कि हम एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स पैदा कर सकें। नाउ व्हाट इज़ दिस? हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लार्ज और स्मॉल मसल्स के ऊपर काम करते हैं ताकि उन मसल्स को फंक्शनल बनाया जा सके। उनसे हम लोग कभी छोटे ऑब्जेक्ट्स उठवाते हैं, फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स उठवाते हैं, उन्हें स्पून पकड़ना सिखाते हैं, फ़ोर्क्स पकड़ना सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, रनिंग सिखा रहे होते हैं, बाइसाइक्लिंग सिखा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए सिखाते हैं ताकि उनकी बॉडी के लार्ज और स्मॉल मसल्स जो है वो फंक्शनल बन सके, ठीक है? और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ केयर स्किल्स इनके अंदर पैदा की जाती है। सेल्फ केयर स्किल्स में हम लोग क्या होते हैं, हम उन्हें ये उनकी हाइजीन मेंटेन करना उन्हें सिखा रहे होते हैं कि हाथ-मुँह धोना, शेविंग करना, बाल बनाना, दाँत ब्रश करना, शर्ट के बटन लगाना, आस्तीन के बटन लगाना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनके अंदर ये वाली स्किल्स पैदा करते हैं। फिर है कॉग्निटिव स्किल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की जो कॉग्निशन होती है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड होती है। तो यहाँ पे हम लोग उनकी कॉग्निशन पे भी वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर सेंसरी स्किल्स पैदा की जाती है कि वो सेंसरी स्टिमुलस को किस तरह से परसीव कर रहे हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इन लोगों में ऑडिटरी हैलुसिनेशन या विजुअल हैलुसिनेशन का प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोगों का काम यहाँ पे ये होता है कि वेदर वो जो स्टिमुलस ये परसीव कर रहे हैं वो एग्ज़िस्ट भी कर रहा है या नहीं, ठीक है? साथ-साथ हम इन यहाँ पे जो है उनकी लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ को भी प्लान करते हैं कि वो अपने लेज़र टाइम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इनको तैयार किया जाता है एकेडमिक और एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए क्योंकि जब ये इनके अंदर ये सारी स्किल्स अगर डेवलप हो जाती हैं तो फिर इनको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो अब खुद से कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें और साथ-साथ उनके अंदर सोशलाइज़ेशन स्किल्स भी डेवलप की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच है वो है सीबीटी। सीबीटी जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट थेरेपीज़, कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ हमारा गोल क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि एक पर्सन के थॉट्स, उसके इमोशंस और उसके बिहेवियर पैटर्न्स पे किस तरह असरअंदाज होती हैं। कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है वहाँ पे हम लोग फ़ोकस करते हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि एक पर्सन के अगर इर्रेशनल थॉट्स उसमें मौजूद है, तो वो किस तरह से वो थॉट्स, वो बिलीव्स उस पर्सन के मूड और एक्शंस पे असरअंदाज़ हो रही हैं। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हमारा काम होता है कि हम उसको हेल्दी वे में चेंज करें, एक पॉज़िटिव वे में उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें, ठीक है? जबकि बिहेवियरल थेरेपी आइडेंटिफ़ाई करती है कि उसके अंदर कौन-कौन से अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स मौजूद हैं ताकि उन्हें हेल्दी वे में चेंज किया जा सके। एक ऐसा स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो कि काफ़ी सीवियर कंडीशन में आपके पास आ रहा है, तो उसके ऊपर हम डायरेक्टली सीबीटी अप्लाई नहीं करते। सबसे पहला काम हमारा ये होता है उसे मेडिकेशन के थ्रू जो है नॉर्मलाइज़ किया जाए, देन उसको बाकी ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ उसके ऊपर अप्लाई किए जाएँ, ठीक है? क्योंकि अगर आप उसके ऊपर डायरेक्टली ये अप्रोच जो है इस्तेमाल करते हो तो वो आपको ठीक से कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो मेडिकेशन के साथ-साथ ये थेरेपी चलती रहती है। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है कि अपने पेशेंट के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप करना और डेली फंक्शनिंग उसके अंदर डेवलप करना और साथ-साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना और ये भी सिखाता है कि किस तरह वो जो है उसको ये बताया जाता है कि वो अपनी ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफ़ाई करे जिसकी वजह से उसके एपिसोड्स, उसके सिम्पटम्स बार-बार ट्रिगर होते हैं, ठीक है ना? और साथ-साथ उसे ये भी सिखाया जाता है कि उसे किस तरह से उन स्ट्रेसर से डील करना है, ताकि उसके जो रिलैप्स के चांसेस है, जो हॉस्पिटलाइज़ेशन के चांसेस है, वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा यहाँ पे थेरेपिस्ट अपने पेशेंट को ये सिखाता है कि वो सिचुएशन को किस तरह से रियलिस्टिक वे में परसीव कर सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो रियलिस्टिक वे में चीज़ों को परसीव करेगा, उतना ही उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसमें भी कमी आती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि उन्हें हैलुसिनेशन का इश्यू होता है, कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो कभी लोग उन्हें दिखाई देते हैं, तो ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होती, लेकिन वो इन चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे उन्हें कॉपिंग स्किल्स जो है सिखाई जाती है ताकि जो है वो इन चीज़ों से खुद से डील कर सकें।
ये थेरेपी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में, और इसके अंदर इस थेरेपी के ज़रिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, क्योंकि जो है ये थेरेपी उनकी इरेशनल थॉट्स को जब ख़त्म कर देती है, तो उसका जो है और एक हेल्दी जो थॉट पैटर्न है इनके अंदर डेवलप हो जाता है, तो इसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट जो है उनके बिहेवियर्स पे पड़ता है, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी है। नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच आती है वो है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। एक और वर्ड होता है जिसे कहा जाता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस में हम लोग जो है वो लोग जिनके साथ किसी भी किस्म का डिसेबिलिटी का इशू नहीं होता, तो उन लोगों को गाइड करने में, काउंसल करने में हेल्प देते हैं कि उनके लिए कौन-सी जॉब या कौन-सा ऑक्यूपेशन बेहतर रहेगा। ठीक है? उन्हें ऑक्यूपेशन या जॉब सिलेक्शन में हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि कौन-सा ऑक्यूपेशन या कौन-सी जॉब उनके लिए सूटेबल है या उनके इंटरेस्ट के मुताबिक है। जबकि वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग स्पेशल गाइडेंस भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, फिज़िकली डिसेबल होते हैं, यानी कि मतलब कोई ना कोई इनकी बॉडी में डिफेक्ट है, माज़ूर है, चल नहीं सकते हैं, या एक हाथ है और एक हाथ नहीं है, ठीक है ना? या साइकोलॉजिकली डिसेबल है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया उसे, या फिर कोई ना कोई उन्हें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, ऑटिस्टिक का पेशेंट है। तो इस तरह के लोगों को जो कि डिसेबल है, उन्हें किस तरह से हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं? उनके लिए कौन-सा जॉब या कौन-सा ऑक्यूपेशन उनके लिए सूटेबल है? क्योंकि उन्हें भी ये काम करने का पूरा हक होता है, उन्हें हम लोग फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच आती है वो है असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट। एसीटी भी इसको कहा जाता है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है और काफ़ी इफ़ेक्टिव अप्रोच है उन लोगों के ऊपर जिनकी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ेशन की हिस्ट्री रह चुकी हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम उन लोगों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये तकरीबन एक तरह का टीम वर्क होता है जिसमें 10 से 12 प्रोफ़ेशनल्स इंक्लूड होते हैं, और वो तकरीबन 7 दिन तक 24 घंटे जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन-कौन इन्वॉल्व होता है, केस मैनेजर होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, सेवरल नर्सेस होती हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वोकेशनल स्पेशलिस्ट होते हैं, और ड्रग अब्यूज़ ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और एक तरह का टीम वर्क होता है। और किन लोगों पे काम किया जाता है, जो कि सीवियर केसेज़ होते हैं, जिनकी हॉस्पिटलाइज़ेशन की हिस्ट्री रह चुकी होती है। तो यहाँ पे उन्हें हर तरह की रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो अप्रोच आती है वो है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन एक तरह की थेरेपी है जो कि थेरेपिस्ट यहाँ पे काम करता है पेशेंट की फैमिली के साथ। यहाँ पे वो काफ़ी सेशंस अटेंड करता है पेशेंट की फैमिली के साथ, और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि वो पेशेंट की फैमिली के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सके उसकी बीमारी के बारे में, और साथ-साथ उनके अंदर कॉपिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें भी उन्हें लर्न करवा सके। ताकि पेशेंट की फैमिली जो है वो उस डिसऑर्डर के बारे में उसके अंदर उनमें अवेयरनेस पैदा हो सके। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब लोगों के अंदर इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी, तो वो अपने घर के बंदे को जिसके साथ ये इश्यू होता है, जिसके साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें वो असाइलम में छोड़ के आ जाते थे, और वहाँ पे उन्हें ज़ंजीरों में बाँध के रखा जाता था। इसके अलावा या तो वो समझते थे कि इन लोगों में कोई एविल स्पिरिट आ गई है, कोई सुपरनैचुरल पावर आ गई है, जिसकी वजह से वो इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के बजाय बाबा से उनका इलाज करवाते थे। तो ये सब पहले क्यों होता था? क्योंकि पहले के लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर किसी भी फैमिली के अंदर इस तरह किसी ये वाला इश्यू, ये वाली बीमारी अगर किसी भी इंडिविजुअल में होती है, तो यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है, ना सिर्फ़ उस पेशेंट को अपने साथ इन्वॉल्व करता है, बल्कि साथ-साथ उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करता है, ताकि उसकी फैमिली के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि आखिर उनके फैमिली मेंबर के साथ इश्यू क्या है, उसको क्या डिसऑर्डर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट जब उसकी फैमिली को गाइड करता है, तो वो फैमिली जो है फिर एक सपोर्टेड एनवायरनमेंट जब अपने पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, तो वो चीज़ भी जो है पेशेंट की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज़ हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको शुरू से लेके अब तक यही कहती जा रही हूँ कि ये एक तरह का टीम वर्क होता है। सिर्फ़ ये कहना कि साइकियाट्रिस्ट इलाज करेगा, साइकोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है, और ये कहना कि साइकोलॉजिस्ट इलाज करेगा, साइकियाट्रिस्ट का कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है। ये पूरा एक कंप्लीट टीम वर्क होता है जिसमें
पेरेंट्स, फैमिली, हमारे ओटीज़, हमारे वोकेशनल स्पेशलिस्ट और हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? सब उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं ताकि उस पेशेंट के अंदर हर तरह की स्किल्स पैदा की जा सके और उसे फंक्शनल बनाया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।